दिया करो बेटा कि रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करना है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, कल हम पढ़ रहे थे। अरे क्या आपने मैं क्या पूछ रहा था आप लोगों को, मैं भूल गया। आपने वो ट्रांसफर प्राइसिंग के मैंने कल एमसीक्यूज भिजवाए थे, वो सॉल्व किए क्या आप लोगों ने? बच्चों आप अगर कुछ बोलोगे नहीं ना तो मैं तो बंद कर दूंगा यार। ये क्या है यार, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो यार। नहीं नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया सर, अभी तो हम बकवास ही कर रहे हैं संजना, जस्ट टाइम पास कर रहे हैं। अरे भाई मैंने कल आपको पूछा क्या आपने वो एमसीक्यूज देखे क्या? मैंने 5-6 एमसीक्यूज भिजवाए थे मेरे दोस्तों, वो आपने देखे क्या कि नहीं देखे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ सर सॉल्व किए, ओके गुड, तो अच्छी बात। एज 26 पढ़ रहे थे ना? अरे ये भी कॉमेडी है यार, ये भी। हाँ तो आजा भाई यहाँ पे, रुक जा। हाँ वेरी गुड, ओके। बताओ कल ट्रांसफर प्राइसिंग में धनाधन, चलो एक बार रिवाइज करके बताओ। ट्रांसफर प्राइसिंग में कल अभी तो जो कि हमें एज 26 पढ़ना है, हमारा कल जो इनकम्प्लीट था उसको कंप्लीट करके फिर आज इंडेस 113 कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? क्या कंप्लीट करेंगे? हमारा इंडेस 113। तो हम इस सीक्वेंस पे चलेंगे। तो पहले मुझे बताओगे, रिस्पॉन्ड करोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या याद रखोगे? ईश्वर बताएगा। 4 पॉइंट मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं ईश्वर? ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या याद रखेंगे? हाँ बता, ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या याद रखेंगे? अनिकेत अग्रवाल रेज हैंड। भाई हाथ ऊपर करने से कुछ नहीं होगा, अनिकेत बोलना पड़ेगा भाई। हाँ उसका उसके मीनिंग को याद रखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को याद रखेंगे, उसके मेथड्स को याद रखेंगे। करेक्ट है। कोई बता पाएगा उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एनीवन कैन टेल मी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स? मैंने आपको सारी पीडीएफ शेयर कर दी है दोस्तों, ताकि आप पीडीएफ मतलब क्या रीड कर सकते हो, और उसके अलावा कुछ मत रीड करना, मॉडल को हाथ में मत लगाना, मतलब मर जाओगे बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी है उसमें। हाँ कोई बता सकता है? मैंने कुछ पूछा है दोस्त, क्वेश्चन पूछा है भाई। आज तो बस बच्चे ही नहीं आए। ला 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 करेक्ट है। ऑटोनॉमी, और क्या था? गोल कॉन्ग्रुएंस था, क्या कुछ याद आ रहा है क्या? गोल कॉन्ग्रुएंस था, प्रॉफिटेबिलिटी था, गोल कॉन्ग्रुएंस था, ऑटोनॉमी था। बताओ और क्या था, बोलो फास्ट। सिंपल एंड इजी था, एक ऑब्जेक्टिव ये भी तो था, सिंपल एंड इजी। करेक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी था, करेक्ट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल था, करेक्ट है। यू आर राइट ईश्वर। बताओ मेथड्स में क्या क्या था, कौन सी मेथड्स थी? 4 मेथड्स को याद रखो, कौन सी मेथड्स थी बताओ फटाफट। एक तो मार्केट प्राइस मेथड थी, दूसरी कौन सी मेथड थी? आप लोग बोलो तो अच्छा रहे यार, तो मजा भी आए थोड़ा। हाँ मार्केट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस थी, और क्या था बेटा? मार्केट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस थी, निगोशिएटेड प्राइस थी, निगोशिएट भी कर सकते हैं हम लोग। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्राइस, निगोशिएट थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्राइस थी। कॉस्ट प्राइस के वेरिएशंस क्या क्या थे? कॉस्ट प्राइस के कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, हाँ मतलब कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस के वेरिएशन क्या क्या थे? वेरिएबल कॉस्ट था, फुल कॉस्ट था, कॉस्ट प्लस था। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? बस ऐसे मेन पॉइंट्स याद रखो, इट्स मोर देन सफिशिएंट, तो वो हो गया टॉपिक तुम्हारा। अगर आपने कल क्वेश्चंस देखे होंगे तो मेन पॉइंट्स के बेस पे ही क्वेश्चंस थे, 4-5 जो क्वेश्चंस जो भी थे। करेक्ट ना? 4-5 क्वेश्चंस जो भी थे, आपको लिखता हूँ मेन पॉइंट्स के बेस पे ही थे। ओके चलो वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ कल हम एज 26 पढ़ रहे थे। एज 26 किस पे हमारा डिपेंड, मतलब एज 26 किसकी बात करता है? मैं है ना वीडियो म्यूट करता हूँ ताकि स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम किसी को ना हो, तो आई म्यूट माई वीडियो। और ध्यान से मेरी बात सुनोगे, रिस्पॉन्स करोगे। मैं जरा पानी की बॉटल ले आ रहा हूँ, तो क्या है कि मैं पानी पिया करूँ और आपको बताओ फटाफट। इंटेंजिबल एसेट्स में कल क्या बताया था, उसकी डेफिनेशन बताओ मुझे, कुछ मेन पॉइंट्स बता दो फटाफट।
हाँ जी, ओके, साक्षी ने कुछ बताया, करेक्ट है। हाँ, इंटेंजिबल एसेट क्या है बेटा? इंटेंजिबल एसेट मतलब एज पर एज 26 इंटेंजिबल एसेट भी एक एसेट है जो नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल होती है। नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है? विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग सेल, जो मार्केट में बिक सकती है, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग सेल विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस। या तो वो हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस है, मतलब वो यूज प्रोडक्शन में भी हो सकता है, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी हो सकता है। अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट, ये जो डेफिनेशन एज 26 ने दिया है उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है, प्लस ये दोनों रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल होता है। क्या फुलफिल होता है? ये दोनों रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तब जाके हम एज पर एज 26 एक इंटेंजिबल, एक एसेट को इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जो आपको पता है, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज वर्ड यूज करता है, मैं आपको अगर एक बात कहूं ना, तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, बेसिकली चार मेन बात पे फोकस करता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से। नंबर 1 रिकॉग्निशन, नंबर 2 मेजरमेंट, नंबर 3 प्रेजेंटेशन एंड नंबर 4 डिस्क्लोजर। Any accounting standard focuses on four main things. Number 1 recognition. सर recognition का मतलब क्या होता है? अब मान के चलो ना यार, मैंने बताया था बराबर है, कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन को मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है, एज एन इनकम रिकॉग्नाइज करना है, एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करना है, कि एज अ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है? तो इसे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कहते हैं। कौन सा क्राइटेरिया कहते हैं? उसे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कहते हैं। मुझे बताओ, इंटेंजिबल एसेट को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एज एन एक्सपेंस करेंगे ना? एज एन इनकम करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। एज ए लाइबिलिटी करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। एज एन एसेट करेंगे। लेकिन एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है, एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है मेरे दोस्तों, कि वो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो सर कौन सी कंडीशंस, इन डेफिनेशन की कंडीशंस फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है? ये रिकॉग्निशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है? कि उसकी कॉस्ट, मतलब रिकॉग्निशन की कंडीशन क्या है? कॉस्ट शुड बी मेजर्ड रिलायबली, फ्यूचर बेनिफिट शुड फ्लो टू द एंटिटी। उससे फ्यूचर इकोनॉमिक पैसा मिलना चाहिए। फ्यूचर बेनिफिट मतलब क्या? पैसा मिलना चाहिए, एंटिटी को पैसा मिलना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो एज पर एज 26 इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आ जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग इंटेंजिबल एसेट नहीं है, ये समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग का अपना एक फिजिकल सब्सटेंस होता है। मशीनरी भी एक इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, क्योंकि उसका भी अपना एक फिजिकल सब्सटेंस होता है। स्टॉक ऑफ सॉफ्टवेयर इज आल्सो नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, सर स्टॉक ऑफ सॉफ्टवेयर क्यों नहीं है इंटेंजिबल एसेट? क्योंकि स्टॉक ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्ड फॉर सेल है, हेल्ड फॉर यूज नहीं है। और एज 26 की डेफिनेशन क्या कहती है? हेल्ड फॉर यूज कहता है। क्या कहता है? हेल्ड फॉर यूज कहता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। फॉर एनी एसेट टू बी एन इंटेंजिबल एसेट should recognize all the above conditions. If goodwill is self generated, मैंने कल ही बताया था, अगर goodwill self generated है, बताओ self generated का मीनिंग समझ गए थे क्या आप लोग? गुडविल अगर खुद से बनाई है, खुद से जनरेट हुई है, खुद के एफर्ट्स की वजह से जनरेट हुई है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज 26 मना करता है एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्यों मना करता है? क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही परचेज गुडविल है तो एज पर एज 26 इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि परचेज किया है तो उसकी कॉस्ट होगी ना दोस्तों।
परचेज किया है तो उसकी एक कॉस्ट होगी, मतलब है ना गुडविल जो है ना ये ऊपर वाली सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, ये डेफिनेशन वाली सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये सारी कंडीशन फुलफिल करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है कि उसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे डिवाइस को, ओके अथर्व कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, लेकिन बाद में देख लेना बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि वो उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसीलिए AS26 मना करता है कि हम उसे इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर परचेज गुडविल है तो परचेज गुडविल एज पर AS26 इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। सर उसके अलावा और कुछ है? हाँ, ERP सॉफ्टवेयर ले लो, वेबसाइट ले लो, प्रोडक्शन प्रोसेस ले लो। आपको पता है ERP सॉफ्टवेयर क्या होता है करके? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, मतलब है ना जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनी से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उन डिपार्टमेंट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए ERP सॉफ्टवेयर, ERP सॉल्यूशन इंस्टॉल किया जाता है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अब मुझे बताओ वो ERP जो सॉल्यूशन इंस्टॉल किया जाता है तो वो ERP सॉल्यूशन जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है बेटा। ERP सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। वेबसाइट क्या है? हमने अभी रिसेंटली यूनिक एकेडमी की वेबसाइट बनाई थी, तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट है। प्रोडक्शन प्रोसेस कल मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ, ये भी कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है बेटा। तो ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अप्रोच इज फॉर वैल्यूइंग इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को वैल्यू करने के अप्रोच में आता है नंबर 1 कॉस्ट अप्रोच, नंबर 2 मार्केट वैल्यू अप्रोच, एंड नंबर 3 कौन सा आ जाता है? इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच। कौन सा आ जाता है आपका? ये सिर्फ मेथड्स याद रख लेना, मेथड्स याद रखना, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इंटेंजिबल एसेट्स को वैल्यू करने के लिए 3 अप्रोच है। नंबर 1 कॉस्ट अप्रोच, नंबर 2 मार्केट वैल्यू अप्रोच, और नंबर 3 कौन सा अप्रोच है? इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच। Self generated intangible assets are assets which are generated by entity, shall not be recognized as an asset since its cost cannot be measured reliably, क्योंकि उसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर नहीं कर सकते हैं तो उनको एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो लेकिन ऐसी भी सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिसको हम रिकॉग्नाइज एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं, एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? सॉफ्टवेयर आ जाता है, ERP सॉफ्टवेयर ले लो, वेबसाइट ले लो, पेटेंट्स ले लो। तो ये सब बातों इन सभी एसेट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अरे दोस्तों, मुझे मिला के सिर्फ 7 जन लेक्चर देख रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि धीरे धीरे सब लोग चले जाए और फिर मैं अकेला रहूं और वहां पे पार्टिसिपेंट एक दिखे तो मुझे ऐसा लगेगा कि एक जन बैठा हुआ है, तो बाद में पता चलेगा कि मैं खुद ही था। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत करना भाई हो, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ टिके रहना भाई। हाँ, सब लोग भाग मत जाना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ भाई साक्षी, सही 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 बात बोल रहा हूँ। पता नहीं, अब बच्चों का क्या भरोसा नहीं है। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं करते? नलायक हो क्या? 2-4 गाली खानी है क्या तुम लोग को? और अभी तो मैं आप पे ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता हूँ भाई, क्योंकि इतने महीनों से लॉकडाउन में हूँ, तो मैं रोज डांट खाता हूँ बेटा। हाँ, रोज डांट खाता हूँ, तो रोज डांट खाता हूँ ना, तो अब मुझे भी है ना किसी को डांटने का मन कर रहा है। और मैंने इतने टाइम हो गए, 2-3 महीना हो गया, अब मैंने किसी को डांटा नहीं है बेटा। तो बेटा आप, मैं लेक्चर लूंगा ना तो आपको जबरदस्त डांट दूंगा, ठीक है ना? तो आप बेटा टिके रहना, नहीं तो डांट खाओगे मेरी। ओके, सेल्फ जनरेटेड रिमेनिंग सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाता है? सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, पेटेंट्स है, इन सभी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन एसेट। लेकिन जब इनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन एसेट तो AS26 ये कहता है कि वो जो सेल्फ जनरेटेड है ना, तो उनका जनरेशन 2 फेज में क्लासिफाई होना चाहिए। उनका जनरेशन 2 फेज में क्लासिफाई होना चाहिए। एक कौन सा? रिसर्च फेज, दूसरा कौन सा फेज आएगा? डेवलपमेंट फेज। कोई भी इंटेंजिबल एसेट को जब आप जनरेट करते हो, सेल्फ जनरेट करते हो, सेल्फ जनरेट, सुनो ना वर्ड क्या है, खुद बनाते हो, तो उसको 2 फेज में क्लासिफाई करेंगे। कशिश वेलकम बेटा। उसको 2 फेज में क्लासिफाई करेंगे। एक फेज का नाम क्या होता है? रिसर्च फेज, और दूसरे फेज का नाम क्या होता है? डेवलपमेंट फेज। नाम क्या होता है बेटा उसका? डेवलपमेंट फेज। तो रिसर्च फेज का मतलब होता है प्लांट इन्वेस्टिगेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज। रिसर्च फेज का मतलब क्या होता है? प्लांट इन्वेस्टिगेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग नॉलेज। मतलब मैंने कल ही बहुत सारे एग्जांपल लेके समझाया था बेटा। मैंने कहा था ना कि 2005-6 में एक इंजीनियर ने ये सोचा था कि हम ऑनलाइन सॉल्यूशन लेके आएंगे, हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, हम बच्चों को
सैटेलाइट के थ्रू पढ़ाएंगे, सैटेलाइट मीडियम के थ्रू पढ़ाएंगे, तो उन्होंने 1 साल रिसर्च किया था। अब रिसर्च का मतलब होता है पेपर वर्क किया था, और पेपर वर्क का मतलब क्या होता है, वो पेपर पे सारी डिजाइन बनाते थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और उनके साथ 2 4 5 जन को और भी इंक्लूड किया था। तो आपको नहीं लगता है कि वो रिसर्च फेज का भी कुछ एक्सपेंस होता होगा? हाँ सर, वो रिसर्च फेज का भी कुछ एक्सपेंस होता होगा। तो बेटा रिसर्च AS26 ये कहता है कि नॉलेज को गेन करने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बनानी है, तो हो सकता है कि साइंटिस्ट, मतलब जनवरी से काम स्टार्ट हो गया था, तो हो सकता है कि साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे, 1 महीना उन्होंने सिर्फ रिसर्च किया। रिसर्च किया मतलब वो लेबोरेटरी में नहीं जाते थे, वो पेपर पेन लेके बैठे थे और कुछ ना कुछ लिखते थे, कुछ ना कुछ लिखते थे, कुछ ना कुछ ड्राइंग्स बनाते थे, कुछ ना कुछ फॉर्मूला अप्लाई करते थे, तो उसे रिसर्च फेज कहते हैं। उससे वो क्या गेन करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन वो रिसर्च करने के लिए भी तो खर्चा लगता है। तो वो जो एक्सपेंस है रिसर्च फेज का, वो एक्सपेंस कहां पे डेबिट हो जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो जाना चाहिए। उतना ही नहीं, देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एनी रिसर्च इंक्लूडिंग बैड रिसर्च। कौन सा रिसर्च बेटा? बैड रिसर्च। अगर कोई रिसर्च बैड भी हो जाता है, अब बताओ, अभी तो कोरोना वायरस के जितने भी रिसर्च हो रहे हैं सब बैड ही तो हो रहे हैं, कोई मटेरियलाइज हो ही नहीं रहा है ना। अगर कोई मटेरियलाइज हो ही नहीं रहा है तो ये सारे रिसर्च कौन कौन से रिसर्च बन गए? बैड रिसर्च बन गए। तो अगर रिसर्च बैड भी बन जाता है तो भी उसका खर्चा, उसका एक्सपेंस कहां पे डेबिट हो जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो जाना चाहिए। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, इसको याद रखने के लिए, इसके साथ रिलेट मत करना, लेकिन इसको याद रखने के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउअडेज कोई भी एक्सपेंस डेफर्ड नहीं होते। आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि डेफर्ड का मीनिंग क्या होता है नाउअडेज? बेटा थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे ना तो पढ़ाने में मजा आएगी, अदरवाइज बोर होगा यार, जेन्युइनली बोर हो जाएगा। करेक्ट है, पार्ट पार्ट में बांट देना, करेक्ट है। और कोई? पाजी, ईश्वर। मैंने पूछा डेफर्ड का मतलब क्या होता है। हाँ, पेड फ्यूचर इन इंस्टॉलमेंट्स, इन पेड इन फ्यूचर इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है चलेगा ये भी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मैंने एग्जांपल नहीं पूछा था ईश्वर, मैंने पूछा था डेफर्ड का मतलब क्या होता है। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? बाकी बच्चे कुछ नहीं बोल रहे, साक्षी बोल रही बाद में पे कर सकते हैं। नहीं देखो क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको समझाया था यार, याद कर दो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को क्या हम रेशियो ऑफ बेनिफिट में डिफर्ड करते थे? स्प्रेड करना, डिफर्ड करने का मतलब क्या हुआ? स्प्रेड करना। अगर ऐसे भी अगर आप देखोगे ना तो मान के चलो, आपने एक फिक्स एसेट्स परचेज की, करेक्ट है, आपने एक फर्नीचर परचेज किया, एक फर्नीचर परचेज किया, मुझे बताओ हम क्या करते हैं? आज फर्नीचर परचेज किया 1 लाख रुपीज में, और उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। कितनी उसकी यूजफुल लाइफ? 5 ईयर्स है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, अगर उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है तो क्या ये 1 लाख रुपीज को क्या हम 5 साल में डिफर्ड करेंगे? 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ऐसे करते 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 क्या 5 साल में क्या उसे राइट ऑफ कर देंगे? क्या क्या कर देंगे? उसे राइट ऑफ कर देंगे क्या? इसे डेफर्ड करना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डेफर्ड करना कहते हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। बाद में पे कर सके जिन एक्सपेंस को, ना ना ना, साक्षी गलत, साक्षी गलत बेटा। आज एक्सपेंस पॉकेट से हो गया, पैसा तो चला गया, आज चला गया 1 लाख रुपया, और उसको फिर 5 साल में क्या कर दिया? डेफर्ड। एग्जैक्ट एग्जांपल अगर आपको याद रखना है तो रिकलेक्ट कर लो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को, उसको भी हमने डेफर्ड किया था, स्प्रेड किया था। डेफर्ड का मतलब होता है स्प्रेड करना। कौन से रेशियो में स्प्रेड किया था? रेशियो ऑफ बेनिफिट में स्प्रेड किया था। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो नाउअडेज बचपन की अगर बातें याद करोगे तो याद आता होगा तो आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आपको 12th में मैम ने पढ़ाया होगा। मैम कहती थी कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को आप क्या करो? डेफर्ड करो। क्या करो? उसको डेफर्ड करो। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा तो क्या करो? उसको डेफर्ड करो। ठीक है, मैम ने जो कहा था वो गलत नहीं था, मैम ने वो जो कहा था वो एकदम सही था बच्चों, एकदम सही था। वो उस टाइम की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सही था, लेकिन आज AS26 क्या कहता है कि कोई भी एक्सपेंस डेफर्ड नहीं हो सकता है, वो इमीडिएटली इमीडिएटली राइट ऑफ हो जाना चाहिए। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। रिलायंस जियो ने सितंबर 2016 में अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, लेकिन जब अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था ना, तो उसके पहले रिलायंस जियो ने ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले 2 लाख करोड़ स्पेंड कर दिए थे। कितना स्पेंड कर दिया था? 2 लाख करोड़ स्पेंड कर दिया था। तो अब मुझे बताओगे 2 लाख करोड़ जो स्पेंड किया था वो कौन सा एक्सपेंस हो गया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया।
तो एज पर AS26 ये 2 लाख करोड़ का एक्सपेंस जो है ना, ये डेफर्ड नहीं हो सकता है। ये डेफर्ड मतलब आने वाले सालों में स्प्रेड नहीं हो सकता है। उसको इमीडिएटली जिस साल में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। आई होप आप मेरी बात समझ पाते हो यहाँ पे। तो AS26 ये कहता है, AS26 ये कहता है कि हम मतलब एज पर AS26 कोई भी एक्सपेंस डेफर्ड नहीं हो सकता है। तो एग्जांपल याद रख लेना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये डेफर्ड नहीं होगा, उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। आपको पता है रिलायंस, मुकेश अंबानी अपनी कंपनी को जीरो डेट कंपनी बनाने जा रहा है। क्या बनाने जा रहा है? जीरो डेट कंपनी बनाने जा रहा है। उस पे रिलायंस पे 1.5 लाख करोड़ का डेट था। लेकिन अगर किसी को पता होगा तो फेसबुक ने कोई स्टेक परचेज किया, फिर एक दूसरी और कंपनी ने भी कुछ उसका स्टेक परचेज किया है। अभी रिलायंस राइट इश्यू लेके आया है, उसका राइट इश्यू अभी भी ओपन है। तो आपको पता है बेटा कि रिलायंस ये जो पैसा आ रहा है उससे वो अपना डेट का रीपेमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? डेट का रीपेमेंट कर रहा है। और वो अनलिवर्ड फर्म बनने जा रहा है। कौन सी फर्म बनने जा रहा है? अनलिवर्ड फर्म बनने जा रहा है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। जस्ट आपके नॉलेज के पॉइंट मैंने बोला कि थोड़ा एफएम याद आ जाए आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ रिसर्च फेज के बाद दूसरा कौन सा फेज आता है बेटा? रिसर्च फेज के बाद दूसरा फेज जो आता है उस फेज को हम कहते हैं डेवलपमेंट फेज कहते हैं। और डेवलपमेंट फेज को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ गेन्ड नॉलेज। रिसर्च फेज में हमने नॉलेज को गेन किया मेरे दोस्तों। रिसर्च फेज में हमने क्या किया? नॉलेज को गेन किया। तो डेवलपमेंट फेज में क्या करेंगे? जो हमने नॉलेज गेन किया तो उसको अप्लाई करेंगे। एज पर AS26 रिसर्च फेज का जितना भी एक्सपेंस होगा ये तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या हो जाना चाहिए? डेबिट हो जाना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंस को हम एज एन एसेट बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करते हैं। रुको, सुनो मेरी बात को ध्यान से। डेवलपमेंट फेज का एक्सपेंस हम कहां पे रिकॉग्नाइज करते हैं? हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं। और वो तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब ये पांच कंडीशन फुलफिल हो। अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मुझे बताओ, कल मैंने बताया था आपको, इफ एन इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो नंबर 1 क्या होना जरूरी है? टेक्निकल फिजिबिलिटी का होना जरूरी है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी हैज बीन प्रूव्ड। कल मैंने एग्जांपल लेके समझा रहा था। मैंने कहा था ना 2005 में किसी ने ये सोचा था कि हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स लाएंगे, सैटेलाइट के थ्रू हम उसको लॉन्च करेंगे। हम लोग एक जगह पे रह के हम मल्टीपल प्लेसेस पे बहुत सारे स्टूडेंट को कैटर करेंगे। तो जब ये बात जब सोची गई थी ना, तो उसका रिसर्च हुआ था 1 साल। तो वो रिसर्च का एक्सपेंस तो चला गया, कहाँ पे चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस को चला गया। और रिसर्च होने के बाद फिर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ मतलब क्या? जो इंजीनियर ने ये सोचा था ना, उस इंजीनियर ने फिर क्या किया ना कि प्रैक्टिकली फिर उसने कैमरा इंस्टॉल किया, सैटेलाइट इंस्टॉल किया, डिश इंस्टॉल की, उसने नेट कनेक्शन इंस्टॉल किया। फिर वो एक रूम को उसने स्टूडियो बनाया। स्टूडियो बनाने के लिए उसने उसको आई वुड रादर से साउंड प्रूफ कर दिया, साउंड प्रूफ किया। फिर अंदर स्टूडियो में उसने बहुत सारे कारपेंटर को बुला के, बाकी बाकी मतलब रिसोर्सेज को बुला के ये सब समझने की कोशिश की कि कैमरा कहाँ पे रखना चाहिए, फैकल्टी कहाँ पे खड़ा रहेगा, फैकल्टी के सामने टीवी रहेगा तो कौन सी पोजीशन में रहेगा, मतलब यहाँ से अगर लेक्चर रिले करेंगे तो बच्चा किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके कहते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी वर्कआउट करना, मतलब पॉसिबिलिटी। हाँ, अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबल है टेक्निकली तो आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते। सेकंड, मैनेजमेंट का भी इंटेंशन होना चाहिए। किसका इंटेंशन होना चाहिए? मैनेजमेंट का भी इंटेंशन होना चाहिए कि ये इंटेंजिबल एसेट को या तो हम फॉर द पर्पस ऑफ यूज बनाए या तो फॉर द पर्पस ऑफ सेल बनाए। तो मैनेजमेंट का भी इंटेंशन इससे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए डेवलपमेंट के लिए। किसका अप्रूवल चाहिए? मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए। ओके। फोर्थ क्या है? उसका मार्केट एग्जिस्ट होना चाहिए, मार्केट शुड एग्जिस्ट, और उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी हमें मिलना चाहिए। मार्केट भी एग्जिस्ट होना चाहिए और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलना चाहिए। कॉमन सेंस है यार। ऐसा कोई मतलब वो इंजीनियर ने ऐसा कोई मॉडल डेवलप कर लिया और उसका मार्केट ही अवेलेबल नहीं है, ऐसे कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो उसका फायदा क्या होगा? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो ये सारी कंडीशंस और रिसोर्सेज एग्जिस्ट होने चाहिए। सर रिसोर्सेज का मतलब क्या? टेक्निकल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हाँ पैसा होना चाहिए, और अदर रिसोर्सेज होने चाहिए। मतलब उसको लेके जो जो रिसोर्सेज की जरूरत है, जिसकी जिसकी जरूरत है, वो सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। तब जाके ये सारी कंडीशंस जब एक साथ फुलफिल होती हैं, तब जाके हम हम डेवलपमेंट के जितने भी एक्सपेंस हैं उन एक्सपेंस को
बैलेंस शीट में एज एन एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सर कहां से कहां तक का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा, कैपिटलाइज होगा? कैपिटलाइज का मतलब समझते हो दोस्तों? कैपिटलाइज का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एक्सपेंस बैलेंस शीट में किसका पार्ट बनेगा? एसेट साइड का पार्ट बनेगा। अगर कोई एक बिजनेस मशीनरी परचेज करता है, फर्नीचर परचेज करता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। जब भी कैपिटलाइज वर्ड यूज करें तो इसका मतलब ये होता है ये किसका पार्ट बनेगा? बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। और कोई भी एक्सपेंस बैलेंस शीट का किसका पार्ट बनता है? एसेट साइड का पार्ट बनता है। तो बिटवीन डेवलपमेंट फेज एंड एक्चुअल ऑपरेशन फेज ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड शुड बी क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज। डेवलपमेंट फेज से लेके एक्चुअल ऑपरेशन स्टार्ट होने तक, डेवलपमेंट फेज से लेके एक्चुअल ऑपरेशन स्टार्ट होने तक, मैंने वही कहा। उस इंजीनियर ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया और डेवलपमेंट करते 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 उसको 2 साल लग गए। कितने साल लग गए? 2 साल लग गए। और 2 साल के बाद एक्चुअल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या डेवलपमेंट फेज जब से स्टार्ट हुआ था और ऑपरेशन फेज तक आपको नहीं लगता है कि जो जो भी खर्चा हुआ होगा वो बैलेंस शीट में कहां जाना चाहिए? वो कैपिटलाइज होना चाहिए। कैपिटलाइज होने का मतलब बैलेंस शीट में कहां जाना चाहिए? एसेट साइड पे जाना चाहिए। अब मुझे बताओ, यहां तक की अगर बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आए तो डाउट पूछोगे फटाफट। यहां तक की बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आए तो डाउट पूछोगे। धनाधन। अरे भाई रिस्पॉन्स करो नलायको। यस बोलने में क्या पैसे जा रहे हैं क्या नलायको? ओके यस, मस्त है, मस्त से ओके। बाकी पाजी, ईश्वर, फिर कौन है यार? डांटने को भी समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन है। गैलेक्सी A7 कौन है भाई? मयूरेश, क्या सब भाग गए क्या? पता नहीं। ओके चलो, तो ये एक बात हो गई यहाँ पे ये। उसके बाद आता है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। सर ये क्या है भाई? दोस्तों मेरी बात समझोगे, मेरी बात समझोगे, सुनोगे, समझोगे, दिमाग में लेके जाओगे, फिट करोगे उसको। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। यार बताओ मुझे, थोड़ा रिस्पॉन्स करोगे तो ना पढ़ाने में मजा आ जाएगा। धोखा मैं कल से तुझे अकेले को पढ़ाऊंगा भाई, अपन दोनों पढ़ेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? इन नलायकों को नहीं बुलाएंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, और साक्षी को बुलाएंगे, ठीक है? चलो बेटा, पता है अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? नहीं सर नहीं पता है। पता होता तो यहाँ पे आते ही नहीं थे ना, आपकी बकवास सुनते ही क्यों? आपकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें सर, बस एग्जाम पास करा दो। हाँ सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। क्या यहाँ पे हम मशीनरी लिखते हैं बैलेंस शीट में? यस। क्या क्या हम यहाँ पे फर्नीचर लिखते हैं? हाँ। तो बेटा ये मशीनरी और फर्नीचर क्या होते हैं? डेप्रिशिएट तो होते हैं ना दोस्तों, क्या होते हैं? डेप्रिशिएट होते हैं। उसी तरह से कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल हो या कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी हो, ये भी अमोर्टाइज होता है। अब है ना, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। अब अमोर्टाइजेशन को अगर आप डेप्रिसिएशन मान लोगे तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, यू कैन कंसिडर इट एज डेप्रिसिएशन। बट इंटेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। यहाँ पे ये तो ये बताया गया है, AS26 ने ये बताया है कि एक इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज कैसे किया जाए। इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी रिटन ऑफ इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम सच इंटेंजिबल एसेट्स। समझे क्या? इस पॉइंट को समझ में आया क्या भाई? ईश्वर क्या समझ में आया ये पॉइंट से तुझे? बता फटाफट। इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी रिटन ऑफ इन द रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मतलब क्या, जो भी इंटेंजिबल एसेट्स डेवलप कर रहे हैं, हमने वेबसाइट बनाई, हमने ERP सॉफ्टवेयर लिया, तो आपको नहीं लगता है कि इन इंटेंजिबल एसेट्स से आपको नहीं लगता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्यूचर में पैसा मिलेगा? तो फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आप देख लो ना, इसकी बात देख लो, आपने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ किया था, तो कैसे राइट ऑफ किया था? इन दी रेशियो ऑफ बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रेशियो ऑफ बेनिफिट तो नहीं लिखा है, लेकिन क्या रेशियो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लिखा हुआ है क्या? मतलब फ्यूचर में जो आने वाला पैसा है, फ्यूचर में जो आने वाला पैसा है, क्या उसका रेशियो हम ले सकते हैं क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर यहाँ पे।
अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो मुझे क्वेश्चन पूछोगे। आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस। अगर समझ में आया तो प्लीज हाँ बोलोगे बेटा, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज से यस। मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना बेटा उसके। आप ओवरऑल अगर बातें समझ जाते हो तो रीड करने से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ भी फालतू वाली बात चल रही है, ठीक है ना। प्लेइंग, क्या लिखा है ये, प्लेइंग रे एक्सप्लेन, ये क्या है भाई। अच्छा वीवो, तेरा नाम क्या है भाई पहले बता, व्हाट्स योर नेम। आजकल बच्चे अपना, अच्छा तू ईश्वर है क्या, ओके ओके। मुझे बता भाई ईश्वर, इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आया बेटा तुझे। मैं ये कहता हूं कि इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करो, अमोर्टाइज करो। अमोर्टाइज करने का मतलब समझ गए ना आप लोग। अमोर्टाइज का मतलब ही नहीं समझ में आया तो आगे का डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है बेटा। हाँ हाँ बोलते हो चलोगे। अमोर्टाइज का मतलब डेप्रिशिएट करना। तो कैसे डेप्रिशिएट करेंगे, तो एस 26 क्या कहता है कि एस 26 ये कहता है कि फ्यूचर में जो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है ना, हमने कोई वेबसाइट को डेवलप किया, हमने कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलप किया, हमने कोई प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप किया, तो आपको नहीं लगता है इससे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स बनेंगे। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसके रेशियो में क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। और हर किसी की एक डिफाइन लाइफ होती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि अनलिमिटेड लाइफ होगी। अगर अनलिमिटेड लाइफ होगी तो डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकता है। जैसे कि लैंड, लैंड कभी डेप्रिशिएट हो ही नहीं सकता, राइट ऑफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी लाइफ अनलिमिटेड है। बाकी सबकी लाइफ लिमिटेड होती है दोस्तों। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो वो जो लाइफ जो भी रहेगी उसमें जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब जो भी पैसा मिलेगा, उस पैसों के उसके रेशियो में क्या कर दो, उसको राइट ऑफ कर दो, उसको क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। मान के चलो कि हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और हमको लग रहा है कि आने वाले 5 साल में 10-10 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। कितने का बेनिफिट मिलेगा, 10-10 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो इसका रेशियो ले लो, क्या ले लो, इसका रेशियो ले लो। वही कह रहा है ये सेंटेंस। अब ईश्वर मुझे पता, समझ में आया तो हाँ बोलेगा, नहीं समझ में आया तो ना बोलेगा। intangible assets should be written off in the ratio of future economic benefits from such intangible assets। ईश्वर फटाफट बोलेगा, समझ में आया कि नहीं आया। भाई ईश्वर इतना टाइम क्यों लग रहा है। अच्छा समझ में आ गया। इफ सच बेनिफिट्स कैन नॉट बी फिगर आउट, अगर ऐसा बेनिफिट हम फिगर आउट नहीं कर सकते हैं तो कौन सी मेथड अप्लाई कर दोगे, एसएलएम मेथड। कौन सी मेथड अप्लाई करोगे, एसएलएम। एसएलएम का फुल फॉर्म बताओ, एसएलएम का फुल फॉर्म बताओ। स्ट्रेट लाइन मेथड, करेक्ट है। कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हुए चलेंगे। शुड बी यूज्ड फॉर अमोर्टाइजेशन। बेटा अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन होता है। अंडरस्टूड दिस, हाँ जी समझ में आ गया। There is a rebuttable presumption, there is rebuttable presumptions that useful life of an intangible asset should not exceed 10 years। वो 10 साल से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिबटेबल प्रिजम्पशंस है सर। रिबटेबल प्रिजम्पशंस मतलब बस मान लिया गया है। ये रिबटेबल प्रिजम्पशंस हैं कि आपका सीएस 2.5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 साल में 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस इज रिबटेबल प्रिजम्पशंस है। नहीं होता है वो बात अलग है। एक रिबटेबल प्रिजम्पशंस हैं, कोई भी स्टूडेंट सीए करता है तो 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस इज रिबटेबल प्रिजम्पशंस हैं। 5 साल से ज्यादा लगता है वो बात अलग है। आप समझे मेरी बात। तो एज 26 का कहना क्या है कि देयर इज रिबटेबल प्रिजम्पशंस दैट यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट शुड नॉट एक्सीड 10 years। ये वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम द डेट व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। आप समझे कि नहीं समझे। डेवलप, देखो एक रिसर्च फेज होता है, जैसे रिसर्च फेज एंड होगा वहां से डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पे डेवलपमेंट फेज एंड होगा वहां से ऑपरेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एसेट जेन्युइनली रेडी टू यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडी टू यूज हो जाएगी। तो क्या लिखा है, और जब से रेडी टू यूज होगी तब से उसको क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना पड़ेगा। और उसकी लाइफ कितनी कंसीडर करोगे, 10 साल। कितनी कंसीडर करोगे, एज 26 में लिखा है दर्शन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में लिखा है।
दर्शन किसने लिखा है? तो ये ACE26 ने लिखा है बेटा। एंड 3 to 5 years किसके लिए है? वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर के लिए है। 3 to 5 years किसके लिए है? वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर के लिए है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। तुझे पता है दर्शन, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA ने नोटिफाइड किए हैं। तो ये भी काइंड ऑफ क्या बन जाते हैं? लॉ ही बन जाते हैं। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इज बेसिकली लॉ, इज नथिंग बट लॉ। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मेरी बात समझ पाते होंगे बेटा। 3 to 5 years वेबसाइट के लिए कितना इयर्स है? 3 to 5 years है। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा क्वेश्चन है। हायर लाइफ कैन बी टेकन, इससे हायर लाइफ आप ले सकते हो। किसी के दिमाग में अगर आ रहा है क्या सर 10 साल से ज्यादा लाइफ नहीं ले सकते? सर क्या 3 to 5 years से ज्यादा लाइफ नहीं ले सकते? अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। करेक्ट है। स्क्रैप वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड, स्क्रैप वैल्यू कंसिडर कर सकते हो इफ गारंटेड। अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू आने वाली है, गारंटेड है, तभी जाके कंसिडर करो, अदरवाइज स्क्रैप वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते हो। बताओ स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैंने एक मशीनरी परचेज की, करेक्ट है, आज मैंने एक मशीनरी परचेज की, मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैंने मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आज एक मशीनरी परचेज की है। तो आपको नहीं लगता है इसकी एक यूजफुल लाइफ होगी? हाँ सर, इसकी एक यूजफुल लाइफ होगी। तो 10 साल के बाद ये मशीनरी बेचने जाएंगे तो हमें मान के चलो आज मैंने परचेज किया था 50 लाख रुपीज में, आफ्टर 10 ईयर्स उसकी 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, अगर हम उसे बेचने जाएंगे तो हमें 20,000 रुपीज मिलेगा। तो वो जो 20,000 रुपीज मिलेगा उसे कौन सी वैल्यू कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, या तो उसे रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं, या तो उसे साल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो मुझे बताओ इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में से SLM मेथड का अगर फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अगर किसी को याद आ रहा है फाउंडेशन का, तो इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में से हम क्या माइनस कर देंगे? स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। और नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ क्या लेना है? 10 साल लेना है। ये रिबटेबल प्रिजम्पशंस है। ये क्या है? रिबटेबल प्रिजम्पशंस है। और सॉफ्टवेयर रहेगा तो उस केस में क्या लेना है? 3 to 5 years लेना है। तो इससे क्या आपको अमोर्टाइजेशन का, डेप्रिसिएशन की क्या वैल्यू मिलते हुए चलेगी क्या? अगर समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तो प्लीज ना बोलोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, जो 5-6 बच्चे जो भी देख रहे हैं फटाफट रिस्पॉन्ड करो। दर्शन चलो इसने बोला हाँ। पाजी, पाजी, फिर कौन है? मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे। अब कौन देख रहा है? और मयूरेश, वीवो कौन है? वीवो कौन? अच्छा वीवो कौन? अच्छा वीवो ये है। तो रियल भी कौन है? ओके। पाजी सो रहा है क्या नलायक, कि खाना खा रहा है? ओके चलो गुड। फॉलोइंग आर नॉट इंटेंजिबल एसेट्स, दीज आर रिटन ऑफ इन द ईयर ऑफ एक्सपेंस। अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि फॉलोइंग आर, जैसे कि ये भी याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, एज पर ACE26 नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी नहीं है, रिलोकेशन एक्सपेंस भी नहीं है, शिफ्टिंग एक्सपेंस भी नहीं है, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस भी। ये सारे एक्सपेंस जो है जिस साल में हुए उसी साल में क्या हो जाने चाहिए? राइट ऑफ हो जाने चाहिए। इसको हम डेफर्ड नहीं कर सकते हैं, इसको हम डेफर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके समझ में आ गया। अब बताओ ACE26 किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? तो डेफर्ड टैक्स एसेट पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। मत पूछना क्या होता है डेफर्ड टैक्स एसेट, दिमाग खराब हो जाएगा। स्टॉक पे एप्लीकेबल नहीं होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको सिखाने वाला हूँ इंड ACE32 में। कहाँ पे सिखाने वाला हूँ? इंड ACE32 में। इसीलिए प्लीज अभी क्वेश्चन मत पूछना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पे भी ACE26 अप्लाई नहीं होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ACE26 किस पे अप्लाई नहीं होता है। तो एक डेफर्ड टैक्स एसेट पे अप्लाई नहीं होता है, दूसरा स्टॉक पे अप्लाई नहीं होता है, तीसरा किस पे अप्लाई नहीं होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई नहीं होता है, और फोर्थ किस पे अप्लाई नहीं होता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पे। यू जस्ट गॉट टू रिमेंबर दिस, यू गॉट टू रिमेंबर दिस। if any intangible asset is obtained in the scheme of amalgamation, value of intangible assets will be fair value of such intangible assets. अगर अमालगमेशन के स्कीम में, अमालगमेशन समझते हो ना आप लोग? आई थिंक लॉ के स्टूडेंट्स हो तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अमालगमेशन पढ़ाने की जरूरत, बताने की जरूरत होनी चाहिए। तो अमालगमेशन की स्कीम में अगर कोई इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर्ड किया गया है तो उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? उसकी फेयर वैल्यू, उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। सर फेयर वैल्यू मतलब क्या? एकदम है ना, दिल को छू जाए ऐसी वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब क्या? दिल को जस्टिफाई हो ऐसी वैल्यू, इसे कहते हैं फेयर वैल्यू। समझे क्या? दिल को जस्टिफाई हो रहा है, नहीं नहीं प्राइस एकदम बराबर है। जैसे हम कहते हैं ना, दिल को मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम जस्टिफाई हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कैसे एग्जांपल लो अभी आपके साथ, ठीक है, आपको पुणे से जाना है दिल्ली, फ्लाइट में जाना है, तो आपको कोई पूछे कि भाई एयर टिकट कितनी होगी, तो किसी ने कहा 4,000 रुपीज होगा, तो आप क्या कहोगे? नहीं ठीक है, बराबर ही है।
लेकिन अगर आपको कोई कहे कि मुंबई से दिल्ली जाने की फेयर प्राइस मतलब एयर टिकट जो होगी वो 20,000 रुपीज होगा, तो आप क्या कहोगे? बेवकूफ पागल हो गया है क्या? ये उसकी करेक्ट प्राइस नहीं है। आप समझे मेरी बातों को? फेयर वैल्यू मतलब क्या? जो ऐसा लगे, दिल को ऐसा लगे नहीं ये करेक्ट ही है, ये बराबर है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मैंने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो प्रॉपर्टी परचेज किया था तो उसके लिए मैंने 90 लाख पे किया था। तो जब मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ को बताया कि मैंने ये प्रॉपर्टी का 90 लाख दिया, तो उन्होंने कहा यार ज्यादा दे दिया यार, करेक्ट प्राइस नहीं है ये, आपने 10 लाख ज्यादा दिया, ये तो 75-80 लाख तक मिल जाती थी। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर कि फेयर वैल्यू क्या हो सकती है। नहीं 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 साक्षी, वो कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकती बेटा। तू मुझे है ना क्वेश्चन प्राइवेटली मत पूछ, पब्लिकली पूछ, ताकि सारे बच्चों को समझ में आए। हो सकता है तेरा क्वेश्चन सबका हो, ठीक है ना? वो कॉस्ट प्राइस नहीं हो सकती दोस्त। साक्षी, फेयर वैल्यू कैनॉट बी कॉस्ट प्राइस ना, फेयर वैल्यू कैनॉट बी कॉस्ट प्राइस, ठीक है? फेयर वैल्यू मतलब जो मान के चल कि मैंने एक बिल्डिंग परचेज किया था 10 साल पहले। जब 10 साल पहले मैंने बिल्डिंग परचेज किया था तब तो उसकी वैल्यू थी 25 लाख, लेकिन आज क्या उसकी, वो तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी ना। तो क्या उस कॉस्ट प्राइस को आज हम फेयर वैल्यू मानेंगे क्या? उसको साक्षी नहीं मानेंगे ना बेटा उसको। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। बात समझ में आ गई। फिर आता है सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। फिर क्या आता है आपका? सब्सिक्वेंट रिकग्निशन। हम इंटेंजिबल एसेट्स को रिवैल्यू नहीं कर सकते, इंटेंजिबल एसेट्स में रिवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। सर रिवैल्यूएशन क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगा, सीएस फाउंडेशन में बहुत डिटेल में बताया है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद द मार्केट वैल्यू। क्या हम फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू करते थे कि नहीं करते थे? अरे छोड़ो, हमने तो इधर भी देखा था, पढ़ा था, कहां पढ़ा था? कंसोलिडेशन में। क्या हमने रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट देखा था कि नहीं देखा था? तो फिक्स एसेट्स में रिवैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स में रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर which improves intangible assets should be capitalized if cost can be identified। अगर अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स में सब्सिक्वेंट कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है, करेक्ट है? मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट डेवलप की है यूनिक एकेडमी की। तो उस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जब डेवलप हुआ था तो मैंने एक्स अमाउंट पे किया था, मैंने एक्स अमाउंट पे किया था, करेक्ट है? तो मुझे लगा कि इतनी कॉस्ट होगी। तो अब मुझे बताओ वेबसाइट को किसमें क्लासिफाई करोगे? क्या वेबसाइट क्या सारी कंडीशन फुलफिल करेगी? देख लो, ये सारी कंडीशन फुलफिल करती है क्या वेबसाइट? अरे बाप रे। हाँ, क्या ये वेबसाइट, देखो चेक करो, क्या ये सारी कंडीशंस फुलफिल करती है क्या? चेक करके मुझे बताओ। हाँ, ये वेबसाइट सारी कंडीशंस फुलफिल करेगी। क्या वेबसाइट एक एसेट है? हाँ है। क्या नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल है? उसका मतलब क्या कैपेबल ऑफ बीइंग सेल है? हाँ है। क्या विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है? यस। क्या हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस है? यस, ये हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस है। तो मुझे बताओ, सर्विस के लिए काम में आता है ना? मुझे तो किसके लिए काम में आता है? सर्विस के लिए काम में आता है। तो ये हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस है। ये भी क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। क्या उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते थे? ऑफ कोर्स कर सकते थे। और उससे क्या फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है? यस, मिलने वाला है। तो अब मुझे सोच के बताओ, क्या ये मेरी जो वेबसाइट है, ये मेरी जो वेबसाइट है, आपको नहीं लगता है मेरी वेबसाइट जो है मेरे लिए एज पर एज 26 इंटेंजिबल एसेट्स है? तो इंटेंजिबल एसेट्स में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो जब मैंने ये वेबसाइट बनाई थी तब मैंने एक्स अमाउंट स्पेंड किया था, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स मेरे वेबसाइट डेवलपर ने कहा कि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा कम है, तो सिक्योरिटी कंसर्न को डेवलप करने के लिए आपको और 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, और 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं और 5 लाख रुपए स्पेंड करता हूं तो क्या अब मेरी वेबसाइट की कॉस्ट पहले जो एक्स थी वो एक्स ही रहेगी कि एक्स प्लस 5 लाख बन जाएगी? एक्स प्लस क्या बन जाएगी? 5 लाख बन जाएगी। लेकिन ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर तभी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इट इंप्रूव्स द इंटेंजिबल एसेट्स। अगर वो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स को इंप्रूव कर रहा है तभी जाके आप उसे क्या कर सकते हो? कैपिटलाइज कर सकते हो। पहले मैंने अगर एक्स अमाउंट स्पेंड किया है तो क्या वो एक्स अमाउंट में क्या मैं 5 लाख रुपीज ऐड कर सकता हूं क्या? लेकिन वो ऐड करने के लिए, मतलब कैपिटलाइज करने के लिए जस्टिफाई होना चाहिए। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होनी चाहिए? इंप्रूव होना चाहिए। एंड इंप्रूवमेंट इन बेनिफिट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब उसका इंप्रूवमेंट हमें आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स से, मतलब पैसों के फॉर्म में, फ्यूचर बेनिफिट्स में, फ्यूचर इकोनॉमिक के बेनिफिट्स के फॉर्म में दिखना चाहिए। आई होप अगर मेरी बात समझ में आई है यहां तक की तो खत्म हो गया। मुझे हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई तो ना बोलोगे, धनाधन। करेक्ट है। उसका मतलब हम क्या करेंगे? एसेट साइड पे लिखेंगे उसको। मैंने कहा ना, पहले मैंने जब वेबसाइट बनाया था साक्षी,
तब तो मैंने एक्स अमाउंट लिखा था बैलेंस शीट में। कितना अमाउंट लिखा था मैंने बैलेंस शीट में? एक्स अमाउंट लिखा था। लेकिन अभी उसी एसेट में हम क्या कर रहे हैं? इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसी एसेट में हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं साक्षी, और उसमें इंप्रूवमेंट किया तो 5 लाख का खर्चा लगा। तो ये खर्चा 5 लाख का खर्चा भी बैलेंस शीट में उसी एक्स में ऐड हो जाना चाहिए। अग्रीड? बात समझ में आ गई क्या? ओके, फटाफट बताओगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ तो ना बोलोगे। दर्शन, पाजी, ईश्वर, मयूरेश, फिर टकलेश, कौन कौन है बताओ, फटाफट बताओ कौन कौन है। समझ में आया तो हाँ बोलते हो चलोगे। ओके, बच्चे बोल रहे समझ में आ गया, समझ में आया। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ड्राफ्ट किया आपके लिए। XY Limited launch a project producing X in October 2000। XY Limited ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, वो X कोई प्रोडक्ट बनाने वाले थे, और अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ। कंपनी इनकर्ड 20 लाख रुपीस टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट अप टू 31 मार्च 2011। मतलब रिसर्च में स्पेंड किया। कहाँ पे स्पेंड किया? रिसर्च में स्पेंड किया। Due to prevailing market condition, management came to conclusion that product cannot be manufactured and sold in the market for next 10 years। मतलब पता चला कि आने वाले 10 साल तक तो इसका मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो खर्चा तो लगा ना, कितना खर्चा लग गया बेटा? 20 लाख का खर्चा लग गया। कितना खर्चा लग गया? 20 लाख का खर्चा लग गया। तो मुझे बताओ, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या हुआ? क्या ये रिसर्च गुड रिसर्च रही कि बैड रिसर्च हो गई? ये रिसर्च गुड रिसर्च है कि बैड रिसर्च है? और मैनेजमेंट ये 20 लाख को डेफर्ड करना चाहता है। क्या करना चाहता है मैनेजमेंट? ये 20 लाख को डेफर्ड करना चाहता है। तो बताओ, एज पर एज 26 क्या कोई भी खर्चा डेफर्ड होता है कि नहीं होता है? बेटा नहीं होता है। और मैंने ऊपर भी कहीं पे बताया ना आपको कि रिसर्च के जितने भी एक्सपेंस है इंक्लूडिंग बैड रिसर्च, ये सब क्या हो जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो जाना चाहिए। ये सब क्या हो जाना चाहिए बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो जाना चाहिए। अभी कुछ देखो, कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, ये रहा, लिखा था ना यहाँ पे, देखो ये रहा। क्या रिसर्च का खर्चा जितना भी होगा इंक्लूडिंग बैड रिसर्च, ये सब कहाँ पे डेबिट हो जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको दे माइट कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, दे माइट कैन आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। करेक्ट है? तो उसका सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? एज पर एज 26 intangible assets, all research expenses good or bad should be written off in profit and loss account। समझ में आया तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, डांट खाने से पहले हाँ हाँ बोल दोगे, ठीक है ना? फटाफट बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा। हाँ जी सर, क्लियर है। चलो वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। हाँ जी, आपका स्टडी मटेरियल ओपन कर दो दोस्तों। ओपन योर स्टडी मटेरियल। आपका स्टडी मटेरियल ओपन करो मेरे दोस्तों। और स्टडी मटेरियल में आ जाओ, पेज नंबर 561। आ जाओगे तो मुझे हाँ हाँ बोल दोगे बेटा, यस यस बोलोगे, ताकि मैं अपना काम आगे बढ़ाऊं। गाड़ी में सेट बे जीपीएस देखा मैं चौटा ले लू एक बाजू में पे आ अगर आपने स्टडी मटेरियल निकाल लिया है, बिल्कुल हेलो भर तो बंद कर दीजिए, बस स्विंग तो बस मारा नहीं काम नहीं चाहता हूँ, ये करीब मुमकिन जाते बंद रही है कंप्यूटर। पेज नंबर है, एक मिनट, चलो एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को है ना अनम्यूट करता हूं ताकि थोड़ा डिस्कशन हो यार। मुझे तो बहुत बोर हो रहा है आपको पढ़ाने में। अगर मैं भाग गया तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी बेटा। लेट मी अनम्यूट यू। आपका आ जाओ, आपका आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल, आईसीएसआई का
स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 561, करेक्ट है? वहां पे इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 ऐसा कुछ है, इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, तो हो सकता है पेज थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा, लेकिन तो वो क्वेश्चन तो 100% होंगे बेटा दर्शन, वो क्वेश्चन तो होगा 100%, तो वो क्वेश्चन तो तुझे मिल ही जाएगा दोस्त, वो तुझे क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा बेटा। इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 यूके इंटरनेशनल लिमिटेड ऐसा दिया हुआ है, यूके इंटरनेशनल लिमिटेड ऐसा दिया हुआ है। अगर आप सभी लोगों ने अगर स्टडी मटेरियल निकाल लिया है, चलो मैं सबको अनम्यूट करता हूं ताकि क्या ना थोड़ा डिस्कशन हो, मैं पागल बन जाऊंगा। ओके, बताओ स्टडी मटेरियल निकल गया भाई, अब बातचीत कर सकते हैं। हेलो, धोखा तेरे को मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अरे भाई देखना यहाँ पे कल वो जो बताया था ना मैंने तुझे, एज 26 में है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बिजनेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जो टॉपिक है ना, टॉपिक नंबर 20, लेसन नंबर 20 में होगा। और इससे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला पॉइंट है। हाँ मिला। जी, बाकी सब रेडी है क्या? ईश्वर? हाँ सर है ना। ईश्वर रेडी? पाजी? ये पाजी क्यों भौंक रहा है? पाजी भाग गया है क्या? मयूरेश? तो ये रियल भी कौन? रियल गैलेक्सी A7 कौन है? गैलेक्सी A7 मुझे लग रहा है कि चलो हम लोग स्टार्ट करें क्या? हाँ दर्शन मिला क्या तुझे? हाँ मिल गया। मिल गया ना, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। इलस्ट्रेशन 7, इसमें एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है मेरी बातों पे, और वो क्या समझना है मुझे बताओ। हम इंटेंजिबल एसेट्स क्यों डेवलप करते हैं, क्यों सेल्फ जनरेट करते हैं? ईश्वर बताएगा क्यों करते हैं, दर्शन तू बताएगा क्यों करते हैं? हाँ, हम इंटेंजिबल एसेट्स क्यों बनाते हैं? मैंने वेबसाइट क्यों बनाई? भाई फ्यूचर में पैसा कमाना है भाई, करेक्ट है ना? तो हम इंटेंजिबल एसेट्स इसीलिए जनरेट करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में क्या करना है, पैसा कमाना है। लेकिन अगर मेरी बात समझो कि मुझे एसेट बनाने का, वेबसाइट बनाने का खर्चा आया 50 लाख, कितना आया? 50 लाख, करेक्ट? और फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि 40 लाख ही मिलेगा, कितना मिलेगा? 40 लाख मिलेगा। तो क्या डेवलप करने की कॉस्ट 50 लाख रुपीज आई? हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ। और उससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट कितना मिलने वाला है? क्या 40 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है क्या? यस। करेक्ट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है दोस्तों, पता है क्या आपको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का कहना यह है कि अगर आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उसकी कॉस्ट से कम है, तो जितना कम है उतना, कितना कम है बताओ? 10 लाख। ये प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ हो जाना चाहिए। समझे मेरी बात को ध्यान से? साक्षी समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? रिपीट कर रहा हूं वापस, सुनो मेरी बात को ध्यान से। क्या मैंने अगर एक वेबसाइट डेवलप की, ईश्वर, दर्शन, जो भी है भाई, कौन, पाजी, हाँ। अगर मैंने एक इंटेंजिबल, ये वेरी इंटेंजिबल एसेट है, अगर मैंने ये वेबसाइट डेवलप की मेरे दोस्तों, तो मुझे बताओ क्या उसका खर्चा लगा होगा? हाँ लगा ना, 50 लाख रुपया, यस। करेक्ट है? अब मैंने क्यों बनाई भाई ये फिक्स एसेट्स, सॉरी ये इंटेंजिबल एसेट्स मैंने क्यों डेवलप की? तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले, पैसा मिले। तो मुझे लगा कि 40 लाख मिल सकता है। तो बताओ क्या जो खर्चा लगा है क्या वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से ज्यादा है?
हाँ ज्यादा है तो नुकसान हो रहा है ना दोस्त 10 लाख का। ये हाँ तो एस 26 क्या कहता है, ये 10 लाख को हम इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। अब उसका एक टेक्निकल वर्ड यूज किया है, इम्पेयरमेंट लॉस। अब उसके डिटेल में नहीं जाता हूं इस वर्ड के, लेकिन उसे लॉस बोल दो आप। चलो इम्पेयरमेंट वर्ड निकाल दो। ईश्वर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इम्पेयरमेंट वर्ड निकाल दो, उसको लॉस बोल दो। तो क्या 10 लाख रुपए का जो लॉस है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये क्या हो जाना चाहिए? ये क्या हो जाना चाहिए? राइट ऑफ हो जाना चाहिए। कहां पे राइट ऑफ हो जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो मुझे बताओ, अब आप उस एसेट को 50 लाख पे रिकॉग्नाइज करोगे कि 40 लाख पे रिकॉग्नाइज करोगे? अब आप उस 40 पे 50 लाख पे रिकॉग्नाइज करने का मतलब समझा ना? अब ये एसेट बैलेंस शीट में एसेट पे जानी चाहिए। तो बताओ कौन सी प्राइस पे जाएगी? 50 पे जाएगी कि 40 पे जाएगी? अगर आपने 50 40 से 10 को राइट ऑफ कर दिया तो कितने पे जाएगी? 40 पे जाएगी ना दोस्तों। हाँ बात समझ में आ गई क्या यहाँ पे? अब देखो 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपके स्टडी मटेरियल में। हम वो 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करेक्ट है? एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया और मैंने कुछ थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस कर लिया आपके साथ। 3 क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको क्या क्वेश्चन डिमांड करेगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आपको 2 बार डिमांड करेगा, 3 बार डिमांड करेगा। नंबर 1, क्वेश्चन ने बोला होगा कि रिसर्च पे कुछ खर्चा लगा। करेक्ट है? और आप सब लोगों को पता है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अभी हमने डिस्कशन कर लिया कि P&L का जितना भी एक्सपेंस होगा वो किसको डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है। बताओ डेवलपमेंट का खर्चा क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है? ये बैलेंस शीट में किसका पार्ट बनता है? एसेट साइड का पार्ट बनता है। इसे क्या कहते हैं? कैपिटलाइज करना कहते हैं। करेक्ट है दोस्तों? सेकंड, अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि आपका डेवलपमेंट में जो खर्चा लगा है उस कॉस्ट से आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कम मिलने वाला है, तो नुकसान हो रहा है ना। आपने खर्चा 50 लाख का कर दिया डेवलपमेंट करने के लिए और आपको फ्यूचर में 40 लाख ही मिलने वाला है। दर्शन, क्या लग रहा है तुझे? क्या 10 लाख का लॉस हुआ कि नहीं हुआ दर्शन? हाँ तो ये जो 10 लाख का जो लॉस हुआ उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? इसे इम्पेयरमेंट लॉस कहता है। क्या कहता है? इम्पेयरमेंट लॉस कहता है। लॉस मान लो उसको। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का कहना ये है कि ये 10 लाख के लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो। कहां पे डेबिट कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो। तो अब मुझे बता दर्शन, ईश्वर, साक्षी, पाजी, मयूरेश, जो भी हैं, अब मुझे बताओगे क्या अब ये इंटेंजिबल एसेट को बैलेंस शीट में जब एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे तो 50 लाख पे रिकॉग्नाइज करेंगे कि 40 लाख पे रिकॉग्नाइज करेंगे? 40 lakhs 40 लाख पे रिकॉग्नाइज करेंगे। बस क्वेश्चन की डिमांड यही होगी आपसे। तो क्या मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करूं क्या आपके साथ? ईश्वर, तेरा अभी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? आंसर क्यों आना बंद हो गया तेरा? ओके मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। क्या लिखा है? यूके इंटरनेशनल लिमिटेड। मैं आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 7 डिस्कस कर रहा हूं। करेक्ट है? UK International Limited is developing a new production process. During the financial year ending 31st March 2017, the total expenditure incurred was rupees 50 lakhs. मुझे बताओ 17 तक 31st मार्च 2017 तक जो भी खर्चा इनकर्ड किया था वो कितना टोटल खर्चा इनकर्ड किया था? 50 लाख। करेक्ट है? ये हो गया। मैं ऐसे कुछ टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ऐसे मान लो ये 1 अप्रैल 2016 है, ये 31 मार्च 2017 है। तो 17 तक जो भी खर्चा हुआ था दोस्तों, वो कितना खर्चा हुआ था? दिस खर्चा वाज 50 लाख रुपीस। यू ऑल अग्रीड विद दिस? इसमें किसी को डाउट है क्या बेटा? आगे क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 दिसंबर 2016। मतलब 1 दिसंबर 2016 को ये डिसाइड हो गया। डिसाइड हो गया उसका मतलब क्या? वो 505 कंडीशन फुलफिल हो गई। याद आ रहा है वो 505 कंडीशन? टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैनेजमेंट इंटेंशन, ये सारी बातें। वो 505 कंडीशन क्या हो गई? फुलफिल हो गई। तो डिसाइड हुआ कि 1 दिसंबर 2016 को डिसाइड कर दिया कि ये हमारी एसेट है। ये हमारी क्या है? एसेट है। आई होप इट पॉइंट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल दिस डेट वाज 22 लाख रुपीस। मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक जो खर्चा हुआ था वो कितना हुआ था? 50 लाख का खर्चा हुआ था।
लेकिन 1 अप्रैल 2016 से लेके 1 दिसंबर 2016 तक का जो खर्चा हुआ था वो कितने का खर्चा हुआ था? 22 लाख हुआ था। आपको नहीं लगता है यहां तक का जो फेज होगा वो रिसर्च फेज होगा? रिसर्च फेस। हाँ कौन सा फेज होगा? रिसर्च। देखा, एक सेकंड मुझे बताओ, क्या इंटेंजिबल एसेट रिसर्च फेज में एज एन एसेट रिकॉग्नाइज होती है कि डेवलपमेंट फेज में होती है? डेवलपमेंट फेस। डेवलपमेंट फेज में होती है, करेक्ट है ना? ईश्वर, तेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, किस में रिकॉग्नाइज होती है? ये तो डेवलपमेंट फेज में रिकॉग्नाइज होती है ना। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो डेवलपमेंट फेज में रिकॉग्नाइज होती है। तो अब मुझे बताओ, तो आपका खर्चा 1 दिसंबर 2016 तक कितना था? हमारा खर्चा 22 लाख का था। तो डोंट यू थिंक दैट ये 22 लाख का खर्चा है, ये जो एक्सपेंस है, ये रिसर्च का एक्सपेंस होगा? किसका एक्सपेंस होगा? ये रिसर्च का एक्सपेंस होगा। वी ऑल नो इट। क्या रिसर्च का एक्सपेंस तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या राइट ऑफ हो जाता है? क्या किसको राइट ऑफ? हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एज पर एज 26। अग्रीड सर। बाकी बच्चे अगर हाँ हाँ नहीं बोलेंगे ना तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे आपको कितना समझाना चाहिए, ठीक है ना? तो आई विल बी वेरी कंफ्यूज्ड, मतलब मैं आपको कितना समझाऊंगा मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो आपको रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है बेटा। भाई पाजी, आपको रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, बताओ। तो अब मुझे बताओ, अकाउंटिंग ईयर एंड यहाँ पे होने वाला है 30, अरे यार, अकाउंटिंग ईयर एंड होने वाला है। कब एंड होने वाला है? 31 मार्च 2017 को। तो 31 मार्च 2017 को क्या हम बैलेंस शीट बनाएंगे? हाँ, बैलेंस शीट बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे ना? तो आपको नहीं लगता है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ये इंटेंजिबल एसेट आनी चाहिए? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे इंटेंजिबल एसेट आनी चाहिए। तो बताओ, हाँ कितना रिकॉग्नाइज करोगे इंटेंजिबल एसेट को? कॉमन सेंस। 28। करेक्ट, 20 करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। मुझे बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करो। पूरा यहां से लेके यहां, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक खर्चा कितने का किया था? 50 का। उसमें से 22 लाख का खर्चा तो रिसर्च फेज में चला गया। कहां पे चला गया? रिसर्च फेज में चला गया। हाँ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जितना भी रिसर्च का एक्सपेंस है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाता है। तो 50 में से 22 तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होगा। हाँ बाकी का जो 28 लाख रुपीस है, और 1 दिसंबर 2016 को 1 दिसंबर 2016 को इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट्स ने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए। क्राइटेरिया मतलब सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली। कौन सी कंडीशंस? वो 5 कंडीशंस जो बताई थी, वो अगर वो 5 कंडीशंस बताई थी तो वो फुलफिल अगर हो गई, तो जो खर्चा डेवलपमेंट के लिए हुआ है वो पूरा खर्चा क्या कैपिटलाइज हो सकता है? क्या हाँ, हो सकता है। लेकिन बताओ, 50 लाख का खर्चा कैपिटलाइज होगा कि 50 में से 22 माइनस करेंगे तो 28 लाख का खर्चा कैपिटलाइज करेंगे? 28 लाख का खर्चा कैपिटलाइज। ये समझ में आ रहा है क्या दर्शन तुझे यहाँ पे? हाँ इसमें कोई डाउट है क्या? साक्षी, समझ में आ रहा है क्या? अभी यार ये बच्चे बोल ही नहीं रहे, मतलब क्या गजब है यार। अब दर्शन को दिखेगा, नहीं समझ गया। समझ में आ गया कि यहाँ पे ओके। आगे क्या लिखा है देखते हैं। फर्दर एक्सपेंडिचर incurred on the process for the financial year ending 31st March 2018 was rupees 8 lakhs। अरे डेवलपमेंट अभी कंप्लीट थोड़ी हुआ है, डेवलपमेंट तो चले ही जा रहा है। हाँ डेवलपमेंट तो चले ही जा रहा है, तो डेवलपमेंट चले जा रहा है तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भी जो टोटल खर्चा हुआ वो कितना इनकर्ड हुआ? टोटल खर्चा 80 लाख रुपीस का खर्चा इनकर्ड हुआ। 80 कितने का खर्चा इनकर्ड हुआ? 80 लाख रुपए खर्चा 80 incurred। lakhs। तो अब मुझे बताइए, अगर आगे का क्वेश्चन अगर हम रीड नहीं करते हैं, मान के चलो अगर आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में जब हम एज एन इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे तो क्या ऑलरेडी 28 lakhs क्या हमारे पास था? क्या हाँ हाँ क्या आपको नहीं लगता है उसमें 80 lakhs हम ऐड कर देंगे? तो बता राइट। कितना आएगा ये भाई दर्शन? 108। तो क्या ये 108 lakhs आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे? अगर आगे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो देखो, आपके 3 क्वेश्चन का आंसर आ गया। पर कितना? सर 80 lakhs तो एक्सपेंडिचर है ना? क्या बेटा? 80 lakhs तो एक्सपेंडिचर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा ना? नहीं, रिसर्च का थोड़ी है, डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है ना ईश्वर। हाँ हाँ तेरा रिसर्च फेज तो 1 दिसंबर को खत्म हो गया था, हाँ सर। और 1 दिसंबर के बाद तो तेरा डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया था। हाँ करेक्ट है ना? 1 दिसंबर के बाद तो डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया था, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ये पूरा एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होना चाहिए। कैपिटलाइज मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड का पार्ट बनना चाहिए। हाँ सर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। 3 क्वेश्चन का आंसर क्या मिला? नंबर 1, क्या ये 22 लाख रुपए का जो एक्सपेंस है, नहीं, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कितना खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? 22 लाख रुपीस। अग्री? हाँ समझ में आया क्या?
साक्षी तेरे को समझ में आ रहा है क्या? पता नहीं, बात रिस्पॉन्स नहीं करते। छोड़ो। अगर आपसे ये पूछे कि 31 मार्च 2017 को कैपिटलाइज कितना अमाउंट करें, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा होगा तो आंसर क्या आ गया? 28 लाख रुपीस। अग्रीड। वापस डेवलपमेंट पे खर्चा चल ही रहा है ना अभी, तो वापस नेक्स्ट खर्चा कितना हुआ? 80 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। 80 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 31 मार्च 2018 में बैलेंस शीट पे कितना रिकॉग्नाइज करोगे, तो मुझे बताओ, ऑलरेडी 28 लाख तो रिकॉग्नाइज कर चुके थे ना, उसमें 80 लाख ऐड कर तो कितना रिकॉग्नाइज होगा? 108 लाख। अगर आगे क्वेश्चन नहीं होता तो बात कर रहा हूँ। यहाँ कोई डाउट है? पूछ दर्शन। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ ईश्वर। नहीं। हाँ साक्षी, वो पूरा डेवलपमेंट फेज का रहेगा ना। यहाँ क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है? तो खर्चा किसका रहेगा? डेवलपमेंट फेज का ही रहेगा पूरा। करेक्ट है ना? कॉमन सेंस वाली बात है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का क्राइटेरिया रिकॉग्नाइज हो गया। करेक्ट है? तो उसके बाद का जो भी खर्चा होता है, रिसर्च के बाद का जो भी खर्चा होता है, वो सबको कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करो मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड का पार्ट बनाओ। अग्रीड? अब आगे देखो क्या। As on 31st March 2018, the recoverable amount of know-how मतलब intangible asset embodied in the process is estimated to be 72 lakhs. 31st March 2018 ऐसा लग रहा था, अब ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कि इससे जो फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मतलब पैसा जो आने वाला है, वो कितना आने वाला है? सिर्फ 72 लाख रुपीस आने वाला है। कितना आने वाला है? 72 लाख। 72 लाख। तो अब मुझे बताओ, आपने 31 मार्च 2018 तक कितना खर्चा कर दिया है? 31 मार्च 2018 तक कितना खर्चा कर दिया है? क्या 31 मार्च 2018 तक क्या 108 लाख का खर्चा हो चुका है? हाँ, 108 लाख का खर्चा हो चुका है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, ये तो तब आता, ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो तब आता जब ये आगे वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती। आगे वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती तब आता। ये जो मैंने बोला, ये समझ में आया क्या आपको? लेकिन आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे आपकी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू 31 मार्च 2018 को कितनी होगी? आपकी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू 31 मार्च 2018 को क्या 28 लाख तो पहले ऑलरेडी थी? हाँ। 80 लाख और ऐड करोगे क्या? तो बताओ कितनी हो जाएगी? 108 लाख हो जाएगी क्या? और हाँ। हाँ, मुझे बताओ आपको फ्यूचर में कितना पैसा मिलने वाला है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितना? 72 लाख मिलने वाला है। डिफरेंस कितना आ रहा है बता मुझे? 36। तो नहीं लग रहा है क्या ईश्वर, क्या 36 लाख रुपीस क्या हो जाना चाहिए? इसे लॉस कहते हैं और इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से बुलाते हैं। नहीं लग रहा है क्या ईश्वर, ये 36 लाख रुपीस 31 मार्च 2018 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाना चाहिए? हो जाना। करेक्ट है कि नहीं है? दर्शन, पाजी, मयूरेश, तो मुझे बताओ 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में एज एन एसेट कितना रिकॉग्नाइज करोगे? बैलेंस शीट में एज एन एसेट कितना रिकॉग्नाइज करोगे? बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट कितना रिकॉग्नाइज करोगे? क्या पूरा 108 लाख रिकॉग्नाइज करोगे कि उसमें से 36 लाख माइनस करने के बाद 72 लाख रिकॉग्नाइज करोगे? 72 लाख रिकॉग्नाइज करोगे। मैं पूरा क्वेश्चन वापस एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। बस एक क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी के दोनों क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। UK International Limited is developing a new production process during the financial year ending 31st March 2017। मतलब 31st मार्च 2017 को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसका मतलब बिगिन कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2016 को बिगिन हुआ होगा। द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 50 लाख। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड किया था? 50 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया था। The process met the criteria for recognition as an intangible asset on 1st December 2016। इसका मतलब क्या है समझो। 1st December 2016 तक रिसर्च चला। क्या चला? रिसर्च चला। और उसके बाद 1st December 2016 को वो डेवलपमेंट की जितनी भी कंडीशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में दिया है ना, वो सारी फुलफिल हो गई। तो सारी फुलफिल हो गई तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया? डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गया आपका। डेवलपमेंट फेज में जितना भी एक्सपेंस होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 तो यही कहता है कि डेवलपमेंट फेज का जितना भी एक्सपेंस होगा वो सब क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? कैपिटलाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज होना चाहिए। ऑल अग्रीड विद दिस? तो बताओ, तो मुझे बताओ 31 मार्च 2017 को कितना कैपिटलाइज करोगे? तो 50 में से क्या 22 लाख माइनस कर दोगे क्या? क्योंकि क्वेश्चन कहता है
कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल दिस डेट वाज 22 lakhs। इस डेट तक मतलब फर्स्ट दिसंबर 2016 तक जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है वो कितने का इनकर्ड हुआ है? 22 लाख का। तो आपको नहीं लगता है 50 में से 22 तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट हो जाएगा, तो बाकी का 28 क्या आपको नहीं लगता है 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में कैपिटलाइज हो जाएगा? अग्रीड है। लेकिन प्रोडक्शन तो ये सॉरी डेवलपमेंट फेज तो और आगे चल रहा था। तो क्या लिखा है आगे? फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब डेवलपमेंट पे। 31 मार्च 2018 कितना इनकर्ड हुआ? 80 लाख का एक्सपेंडिचर और इनकर्ड हुआ। लेकिन आगे लिखा हुआ है, तो अब मुझे बताओ आपकी 31 मार्च 2018 को आपकी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कितनी बन गई? 28 लाख ऑलरेडी थी ना, उसमें 80 लाख ऐड तो कितनी हो जाएगी? 108 लाख। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि एज ऑन 31 मार्च 2018 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ नो हाउ मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, रिकवरेबल मतलब फ्यूचर में मिलने वाला अमाउंट, एम्बॉडीड इन द प्रोसेस इज एस्टिमेटेड टू बी 72 लाख। मतलब फ्यूचर में जो मिलने वाला अमाउंट कितना है? 72 लाख। मतलब इसका मतलब यही है कि फ्यूचर में आने वाला अमाउंट कितना है? 72 lakhs है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या आपकी कॉस्ट क्या फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट से ज्यादा है? जो ज्यादा है वो इम्पेयरमेंट लॉस है। वो कौन सा लॉस है? इम्पेयरमेंट लॉस है, या सिर्फ आप लॉस बोल दो। क्या बोल दो? सिर्फ आप लॉस बोल दो। ये तो इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, करेक्ट है? इम्पेयरमेंट लॉस है। तो मुझे बताओ 36 lakhs कहाँ पे जाना चाहिए? 36 lakhs तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाना चाहिए। तो 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में एज एन इंटेंजिबल एसेट कितना रिकॉग्नाइज करोगे? तो कितना रिकॉग्नाइज करोगे? क्या 72 lakhs को रिकॉग्नाइज करोगे कि नहीं करोगे? अब बताओ, समझ में आया? तो हाँ बोल, दर्शन समझ में आ गया क्या? हाँ तो ईश्वर आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन के आंसर दे दो। अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। कैरिंग वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, अंडरलाइन करके लिख देना। कैरिंग वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू आएगी वो ऑफ इनटेंजिबल एसेट ऑन दैट डेट। ऑन दैट डेट का मतलब 31 मार्च 2017 का। तो 31 मार्च 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितना चार्ज करोगे? 31 मार्च 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको नहीं लगता है 22 लाख रुपीस? अग्रीड है? और बताओ 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में कैरिंग वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू से कैरी करोगे? कैरिंग वैल्यू। बताओ कौन सी वैल्यू से कैरी करोगे आप? 28 लाख से कैरी करोगे। कोई दिक्कत उसमें? अरे समझा क्या दर्शन? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ? अमाउंट टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ऑन 31 मार्च 2018। मतलब 31 मार्च 2018 में इस पर्टिकुलर ईयर में आप प्रॉफिट एंड लॉस को कितना चार्ज करोगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस को तो ये वाला इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करेंगे ना। क्या चार्ज करेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस। और आपके 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 72 लाख आना चाहिए क्या? क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सर हाँ बोलना बेटा। इसी को लेके ना मॉड्यूल में AS26 दैट्स वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट है ना, उसमें रिकवरेबिलिटी ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड इम्पेयरमेंट लॉस का पैराग्राफ लिखा है। वो पढ़ रहा तो समझ रहा नहीं है कुछ। छोड़ दे, अभी ज्यादा डिटेल में जा मत, तुझे इतना टेक्निकलिटी पूछेंगे भी नहीं। मतलब वो बात ये कह रहा है, जो कह रहा है ना, वो जो पैरा दिया हुआ है ना, दैट्स ये जस्ट तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तेरा डेवलपमेंट कॉस्ट जो है, डेवलपमेंट फेज का जो कॉस्ट है, दैट कॉस्ट इफ एक्सीड्स रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या? फ्यूचर में आने वाला जो बेनिफिट्स है उससे अगर एक्सीड हो रहा है, हाँ हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे हम 4-5 दिन का डिस्कशन कर सकते हैं, इतना डिटेल स्टैंडर्ड है, करेक्ट है? तो कोई सेंस नहीं बनेगा ना, इतना दिमाग को हिलाने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। तो इतना ज्यादा हिलाने के लिए बात नहीं, मतलब वो पैरा जो समझाने की कोशिश कर रहा है, वो पैरा यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारा डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट अगर आपके रिकवरेबल अमाउंट से अगर ज्यादा होगा तो वो डिफरेंस इम्पेयरमेंट लॉस है, एंड दैट इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। That's what this para is trying to say, correct है?
लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में मत जा, नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, वही रिकवरी ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस। अब एक दो चार चीजें ये लोग भी क्या कर देते हैं ना, पता है क्या, फिर उसमें है ना वो लोग फिर कहीं दूसरा भी कोई कॉन्सेप्ट उठा के, कोई इंडेक्स का कॉन्सेप्ट उठा के भी डाल देंगे यहाँ पे। लेकिन हमें ओवरऑल, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ओवरऑल स्टैंडर्ड समझ में आना चाहिए। एंड आई एम डेम श्योर कि वो लोग आपको टेक्निकलिटीज नहीं पूछ सकते इसमें, क्योंकि अगर इसकी टेक्निकलिटीज को समझना है ना तो इस पे हमें 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तब जाके उसकी टेक्निकलिटीज समझ में आती है कि इसकी टेक्निकलिटीज ये है। दिस इज व्हाट दिस इज रियली दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पीक्स अबाउट। आई होप यू डू गेट माय पॉइंट क्लियर। मैंने पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको 1 घंटे में पढ़ा दिया, 2 घंटे में पढ़ा दिया, जबकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं जाना है बस, ठीक है ना। फिर भी मैंने डिटेल में लिया हुआ है, बहुत डिटेल में लिया हुआ है, लेकिन सफिशिएंट, ठीक है। ईश्वर कोई डाउट नहीं सर। क्लियर है क्या? इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व करके बताओ फास्ट, चलो। इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व करके बताओ फटाफट। साक्षी तेरे को समझ में आया क्या? साक्षी डिड यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? बाकी कौन है यार? धीरे धीरे बच्चे भाग गया। वीवो बच गया। वीवो कौन है? ये तो यही लग रहा है। गैलेक्सी कौन है? गैलेक्सी भाई, भाई रियल भी तेरा नाम क्या है? तेजल, ओके तेजल। और गैलेक्सी J2 का नाम क्या है? ये अथर्व गायकवाड़ है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताओ। अच्छा अथर्व देसाई है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके बताओ। डेल इंटरनेशनल लिमिटेड इज, डायग्राम ड्रॉ कर लो, समझ में आ जाएगा। Dell International Limited is developing a new production process. During the financial year 31st March 2016, the total expenditure incurred on this process was 40 lakhs. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट हुआ? 1415 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ होगा, और 31st मार्च 2016 तक टोटल एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड कर दिया? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, वो कितना इनकर्ड किया बेटा? 40 लाख। क्या 40 इनकर्ड किया है कि यहाँ तक है? ओके, आगे क्या लिखा है? द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 दिसंबर 2015। तो क्या 1 दिसंबर 2015 को क्या बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिकॉग्नाइज करने के सारे क्राइटेरिया क्या फुलफिल कर लिए गए? हाँ, द प्रोडक्शन प्रोसेस हम मेट द क्राइटेरिया। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल दिस डेट, ये डेट तक जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ था कितना? 16 लाख रुपीस का क्या एक्सपेंडिचर था क्या यहाँ तक? तो मुझे बताओ यहाँ तक का एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? आपको नहीं लगता रिसर्च एक्सपेंडिचर? रिसर्च फीस। रिसर्च एक्सपेंडिचर, हाँ ठीक है, 16 lakhs. Further expenditure incurred on the process for the financial year ending 31st March 2017. मतलब further expenditure जो incurred हुआ है कब तक का है? 31st March 2017 तक का है। तो मुझे बताओ ये जो एक्सपेंडिचर incurred हुआ है, आपको एक्सपेंडिचर कितना incurred हुआ है? कितना incurred हुआ है? कितना है बताओ ना ये? हाँ 70 lakhs। कितना incurred हुआ है? 72। क्या 70 लाख इनकर्ड हुआ है क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का? 70 लाख इनकर्ड हुआ है। उसके बाद क्या दिया है आगे देखते हैं। ऑन 31st March 2017 the recoverable amount of know-how embodied in the process is estimated to 2 lakhs. अब बताओ एक सेकंड, मुझे पहले यहाँ से देखते हैं। 31st March 2016 के बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए? 31st March 2016 की बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए? 24। कितना आना चाहिए? 24 लाख। तो ये 40 में से 16 तो कहाँ चला जाएगा आपका? 16 चला जाएगा। तो बताओ क्या यहाँ पे 24 लाख का रिकॉग्नाइज होगा क्या? और रुपीस किसको डेबिट हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 24 लाख तो ऑलरेडी आपने रिकॉग्नाइज किया था, और डेवलपमेंट में और खर्चा लगा। कितने का खर्चा? 70 लाख का। तो बताओ ये कितना हो गया? 94।
94 lakhs हो गया, लेकिन 94 lakhs में से 94 lakhs तो उसको डेवलप करने का खर्चा आया, और उससे जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं? क्या 60 62 मिलने वाले हैं क्या? तो बताओ डिफरेंस कितना आ गया? 32। तो आपको नहीं लगता 32 को हम इम्पेयरमेंट लॉस कहेंगे? कौन सा लॉस कहेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस कहेंगे। और ये 32 lakhs का इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ पे डेबिट हो जाना चाहिए? ये डेबिट हो जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो अब मुझे बताओ। अरे ये हाँ जी, लॉस थोड़ी हुआ है अभी। हुआ ना बेटा? लॉस ही है ना। देख ना, 94 में से 762 गया। 24 lakhs तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था हमने इंटेंजिबल एसेट को, और 70 का खर्चा और हुआ, तो टोटल कितना रिकॉग्नाइज किया? 94 lakhs। कितना रिकॉग्नाइज किया? 90। बताओ, आगे का सेंटेंस ही नहीं लिखा होता ये वाला, तो तेरा हाँ। इंटेंजिबल कितना आता था? 94 lakhs आता था। ठीक है समझ गया ना? हाँ। लेकिन कह रहा है कि 62 lakhs रिकवर हो रहा है। अगर 62 lakhs रिकवर हो रहा है तो मुझे बता, क्या इंपेयरमेंट लॉस 32 lakhs का होगा क्या? हाँ। ये अब मुझे बता, 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या पूरा 94 lakhs पे रिकॉग्नाइज करेंगे, कि उसमें से ये लॉस माइनस करके 62 lakhs रिकॉग्नाइज करेंगे? 62 lakhs। अब क्वेश्चन के आंसर दे दो फटाफट, चारों चार क्वेश्चन के। What is the expenditure to be charged to profit and loss account for the financial year ended 31st March 2016? मतलब 16 के 16 लाख। लॉस अकाउंट कितना चार्ज होना चाहिए? 16 lakhs। Yeah. What is the carrying amount, मतलब बैलेंस शीट अमाउंट of the intangible assets on 31st March 2016? तो कितना होना चाहिए? 24 lakhs होना चाहिए। And what is the expenditure to be charged to profit and loss account for the financial year 31st March 2017? तो बताओ कितना चार्ज होना चाहिए? 32 lakhs चार्ज होना चाहिए क्या प्रॉफिट एंड लॉस को एज एन इम्पेयरमेंट? And what is the carrying amount of intangible assets on 31st March 2017? 31st March 2017 में carrying amount कितना होना चाहिए? 62 lakhs। 62 lakhs। इसमें कोई डाउट? नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो फटाफट, इलस्ट्रेशन 9 देख लो। चलो कोई रीड करके मुझे बता सकता है कि इसमें क्या होना चाहिए? सर बोलना। अभी ऊपर के क्वेश्चन में है ना, इसमें ऊपर के क्वेश्चन में 62 के जगह सपोज 96 lakhs होता तो फिर कैसे किया रहता? कुछ नहीं करते। तो बैलेंस शीट में कितना जाता? 96 का इम्पेयरमेंट लॉस कब रिकॉग्नाइज करना है दर्शन? जब कम वैल्यू कॉस्ट एक्सीड हो रही है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से, तभी। और सर 62 की जगह 100 रहता था तो? मैं वही कह रहा हूँ ना, तो कुछ नहीं करना है। बैलेंस शीट में कितना जाता था? 100 क्या 94? नहीं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। मान के चल 94 lakhs आया, करेक्ट? ये कितना आया था? 94 lakhs, करेक्ट? तो मान के चल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं 120 lakhs के। ठीक है, बैलेंस शीट में 94 lakhs ही जाए। ओके। ये तभी करना है जब कम हो। डेवलपमेंट कॉस्ट इज मोर देन योर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, Got it. तभी जाके इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अग्रीड? बात समझ में आ गई ना? हाँ, 9th वाला क्वेश्चन रीड करके बताओ क्या होगा। सी, मुझे अभी भी लग रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछने की लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दीज आर द टेक्निकल क्वेश्चंस। अब हो सकता है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में दिया है तो आ गया तो क्या करोगे? तो स्टडी मटेरियल में दिया है, इसीलिए उसको इग्नोर ना करके एक बार देख लेते हैं। तो आ गया तो आप एटलीस्ट करके तो आओगे। ओके, बताओ फटाफट 9th वाला क्या करोगे? कैनॉट डिफर। करेक्ट है, डिफर कर ही नहीं सकते ना। एज 26 तो कोई भी खर्चा डिफर करने से मना करता है। एक बार रीड कर लेता हूँ। A pharma company spent rupees 33 lakhs during the accounting year ended 31st March 2016 on a research project to develop a drug to treat AIDS. Experts are of the view that it may take 4 years to establish whether the drug will be effective or not, and even if found effective, it may take 2 to 3 more years to produce
the medicine which can be marketed, company wants revenue expenditure, मतलब कंपनी क्या कहती है उसको डेफर्ड करो. कमेंट क्या करो? Cannot defer. Entire amount should be charged to profit and loss account. Loss account. Right. 26 किसी को भी डेफर्ड करने से मना कर. opt out. Cannot do that. Sakshi, you're right. Right, Sakshi. करो opt out. अथर्व देसाई समझा क्या? अथर्व कल लेक्चर अगर देखा होगा ना तो ज्यादा समझेगा. लेक्चर अगर नहीं होगा तो नहीं समझ पाएगा. दर्शन क्लियर क्या? हाँ क्लियर. किया ना? कोई धक्का तो ईश्वर हो गया क्या बेटा? हाँ सर. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं. ठंडा ठंडा क्यों है भाई तू आजकल? प्रेशर में है क्या? साक्षी बोल रही मस्त चैप्टर है. क्या मस्त है भाई इसमें. चलो आ जाओ, अभी इसको मैं बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग और मैं इंडेस 113 चालू कर देता हूँ. हाँ. अब रिकॉर्डिंग